आज एक बड़ी मशहूर रिवायत से अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे। रिवायत किया जाता है कि जब तूफान थम गया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तुर्की में वाक़े कोहे अरारात पे जा ठहरी थी। यानी ये एक पहाड़ है अरारात, कोई और तलफ़ुज़ भी हो सकता है। अरबी के बहुत बड़े शायर उमराउल कैस का इंतकाल अनकरा में हुआ। वो अपनी छीनी गई हुकूमत बहाल करने की उम्मीद लिए कैसर रोम से मदद मांगने गया था। ये एक पुरदर्द कहानी है। उसके आखिरी अशआर का जिक्र करना असल में मकसूद है। आपको बताना है कि आखिरी अशआर क्या थे। मौत का यकीन हो चुका तो वहीं पर दफन एक जलावतन शहजादी को मुखातिब करते हुए अजीम शायर ने लिखा, पड़ोसन मुलाकात का वक्त आ पहुंचा। हर जलावतन का दूसरे जलावतन से एक रिश्ता हुआ करता है। अब मैं उस वक्त तक यहां रहूंगा जब तक कोहे अरारात अपनी जगह पर कायम है। यानी हमेशा की जिंदगी, जाहिर है मरने के बाद हमेशा की जिंदगी। आज एक सफरनामे में कोहे अरारात का जिक्र पढ़ा तो ख्याल आया उमराउल कैस तो आज भी जिंदा है। इतना बड़ा शायर था। कितने ही शायर, दरवेश और अहले इल्म व अज़म जिंदा हैं। इन जलीलुल कदर हस्तियों का जिक्र नहीं, अल्फाज जिनसे इंसाफ नहीं कर सकते। कुछ लीडर्स भी जिंदा रहते हैं। मुद्दा क्या है? इब्राहिम लिंकन जिंदा हैं, नेल्सन मंडेला जिंदा रहेंगे, कायद आजम जिंदा हैं, कप्तान भी जिंदा रहेगा। उसके हरीफ मिट जाएंगे और भुला दिए जाएंगे। खान जिंदा है और जिंदा रहेगा। मौत आदमी का मुकद्दर है। आली हिम्मती को फना नहीं, बड़ी हिम्मत फना नहीं होती। वफा को मौत नहीं आती। खल्के खुदा के महबूब कभी नहीं मरते। बगदाद के गवर्नर का नाम भी किसी को याद नहीं, लेकिन मंसूर हिलाज आज भी जिंदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते होंगे कि फकीर का नाम महमूद नियादी है, जो आपकी मोहब्बतों का मशकूर है, ममनून है कि आप लोग मुझे देखते और सुनते हैं। बस ये अर्ज पहले भी की थी और एक दफा फिर कर रहा हूं कि वीडियो 50% तक लाजमी देखी जानी चाहिए। फिर बेशक आपको पसंद ना है स्टफ तो आप छोड़ दिया करें और फिर कभी वीडियो पे वापस ना आया करें कि ये शख्स हमें पसंद नहीं है या इसकी बातें हमें पसंद नहीं है। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को, वो पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, मेहनत मजदूरी के लिए वेरी गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज पहुंच गई है जी 22 जुलाई 2026 और जो है दिन है वो बुध का है। जब मैं आपसे पाकिस्तान से मुखातिब हूँ, बार बार बता चुका हूँ कि मैं पाकिस्तान में होता हूँ। एक मोहतरम व्यूअर्स पूछ रहे थे कि आप किस शहर पे रहते हैं, तो मैं जो है वो पाकिस्तान में रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं पाकिस्तान से जब आपसे मुखातिब हूं तो शाम के 5:30 बज रहे हैं। 4 मुद्दे हैं हमारे। हम अपना रोना रोते रहेंगे, हम सहरा में अजान देते रहेंगे। कोई नमाज पढ़ने आता है, नहीं आता, वमा लना इल्लल बलाग। हम अपनी अजान जारी रखेंगे क्योंकि मुझे है हुक्म अजान ला इलाहा इल्लल्लाह। फील्ड मार्शल साहब इतने खुदा से नहीं डरते जितने इमरान खान से डरते हैं, और वो ये बात अपने इकदामात से साबित कर रहे हैं। ये नहीं कि ये कोई बात है या ये वैसे कोई हवाई बात है, वो डरते हैं।
इसमें कोई शक नहीं है। खुदा से अगर डरते तो पाकिस्तान का ये हाल न होता। जर्नैल पाकिस्तान के नौकर हैं, पाकिस्तानी अवाम के नौकर हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। ये किसने कहा है, पहले किसने कहा था, अब फिर किसने याद कराया, आपके सामने रखना है। और जर्नैलों का सब्र जवाब दे गया, इश्कोल लहरा दिया गया। जिस तरह सफेद झंडा लहराया जाता है अमन के लिए, जर्नैलों ने इश्कोल लहरा दिया है कि हमारी बस हो गई है। क्योंकि बहस हो रही थी कि अयूब खान को डॉलर्स मिले, इसके अलावा जिया को डॉलर्स मिले, इसके अलावा मुशर्रफ को डॉलर्स मिले। यहाँ खाली जो है वो खड़पैंची है, आनिया जानिया है। इन्होंने बहुत इंतजार किया कि सफारतकारी का कुछ ना कुछ इनाम, कुछ ना कुछ बख्शीश वो जो है वो मिलेगी। शवाब साहब कहते हैं कि मैं सेक्रेटरी था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, तो यहाँ पे एक अमरीकी आया हुआ था, तो मेरी उसके साथ मुलाकात हुई और जब वो जाने लगा तो मुझे कुछ डॉलर देने लगा, तो मेरे पैर तले से जमीन निकल गई कि मैं सेक्रेटरी हूं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। तो मैंने बड़ा माइंड किया, तो उस अमरीकी ने मुझसे माजरत की। उसने कहा यार हम तो जहां जाते हैं आपके महकमे के लोग बख्शीश मांगते हैं, डॉलर मांगते हैं, मैंने तो वो समझ के आपको डॉलर्स दिए। ये शवाब साहब लिख रहे हैं जी, डॉलर्स। रिम्ज़े क्लार्क, मां बेचते हैं, मां बेचते हैं, बेटियां बेची, बुजुर्ग बेचे, घनी दाढ़ियों वाले बेचे, इमामों वाले बेचे। तो आखिरकार जो कुत्ता था वो थैले से बाहर आ गया और पाकिस्तान के बेचने का अमल क्या शुरू हो गया है। ये किसने अलर्ट जारी किया है, किसने कौम को समझाने की कोशिश की है। लेकिन ये कौम ये कहते हैं कि हिंदू बुज़दिल हैं, ये कहते हैं कि जो इंडियन आबादी है वो बुज़दिल है और ये बड़े हरकुलीस हैं, ये बड़े दलेर हैं। आप देखें कि तिगनी का नाच नचा रहे हैं जो लड़के हैं। इंडिया में कांग्रेस भी मैदान में आ गई है, राहुल गांधी भी आ गए हैं। बहरहाल ये मुद्दे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो खबरनामा होता है ताकि आप अपग्रेड रहें, और मेरी कोशिश होती है कि आप मुतमईन हो जाएं कि आपके आजू बाजू क्या हो रहा है और आपको मजीद कोई जरूरत न रहे। सबसे पहली खबर यह है कि गल्फ जो मशरिक वुस्ता है वो बदस्तूर कशीदा है। ईरान पर शदीद बमबारी जो है वो जारी है और ईरान के जवाबी हमलों में भी तेजी आई है। और पहली दफा ये बातें पढ़ने और सुनने में आ रही हैं कि मुतअद्दिद जो अमरीकी हैं वो हलाक हुए हैं। अब अमेरिका ने इसकी बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की, क्योंकि वो तस्दीक करता है तो उसकी नाक को ठेस पहुंचती है। लेकिन कहा जा रहा है कि कुवैत में और उर्दून में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है इंस्टॉलेशंस का। उसके बाद जो दूसरी खबर है वो भी इंटरनेशनल खबर है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जो जेर जमीन कॉम्प्लेक्स है एटमी, उसको तबाह करना हमारा मकसूद है, हम उसको तबाह करेंगे, चाहे वो 16 किलोमीटर नीचे हो, चाहे वो 10 किलोमीटर नीचे हो, हमने उस कॉम्प्लेक्स को तबाह करना है जो ईरानियों ने बनाया हुआ है। और जहां तक बात है हूतीज की, हौसियों की, तो उनसे निपटना बहुत आसान है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ये सारे पहले इसी तरह कहते हैं, लेकिन जब फंसते हैं, इन्होंने यही काम वियतनाम में किया था, फिर जब फंस गए तो वहां पर हजारों अमरीकी इन्होंने मरवा दिए। तो ठीक है, हूतीज अगर आसान हदफ है तो आप उनसे दो दो हाथ कर लें। तीसरी जो खबर है वो ये कि अब तक 100 अमरीकी जो है फौजी वो बुरी तरह जख्मी हुए हैं। ये हुई है, तस्दीक हुई है। मैंने आपको पहले बताया कि जो जंगों में या ये जो असला बारूद है आजकल जदीद, इसमें अगर आप जख्मी हो जाते हैं ना खुदा न खास्ता, तो फिर आपकी रिकवरी के चांस बहुत कम होते हैं, बहुत कम। आप माजूर हो जाते हैं या आप फिर जिंदगी भर के लिए कोई काम नहीं कर सकते। तो 100 बहुत बड़ा नंबर है अमरीकी फौजी जख्मी हुए हैं। और जो जुलाई के अखराजात हैं, यानी आज 22 जुलाई है, तो ये बिल पेश हुआ है 37.5 अरब डॉलर्स। 37.5 अरब डॉलर फूंक दिए हैं अमरीकियों ने। फिर आपको पता है इनके फौजियों की जो यूनिफॉर्म है, उनके साथ जो लवाजमात हैं, फिर जो ये सूर खाते हैं, फिर जो ये ब्रांडियां पीते हैं, फिर जो ये सिगार पीते हैं, तो खर्चा बहुत करते हैं, ये बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं। 37.5 अरब डॉलर जुलाई में लग चुका है, सरकारी रिपोर्ट है।
वॉशिंगटन में एक खामोश लेकिन खतरनाक बहरान जन्म ले रहा है। बहरान क्या है? बहरान ये है कि पेंटागन जो है वो अवामी हुकूमत से जो नुकसानात हैं या जो अखराजात हैं वो छुपा रहा है। यानी ये एक इजम्पशन है, ये वहां पे परसेप्शन पाई जाती है कि जितना नुकसान हो गया है या जितना खर्चा हो गया है, पेंटागन उसकी सही तस्वीर पेश नहीं कर रहा। और फिर आप जानते हैं कि वहां पे जो मर्जी हो जाए, हुकूमत जवाबदेह होती है कांग्रेस को, सेनेट को, और ये बहुत बड़ा क्राइम है कि अगर आप नहीं बताते कि आपने कितना खर्चा कर डाला है या आपने कितने फौजी जो है वो मरवा दिए हैं। हम जो हमारा चौथा मुद्दा है यानी थंबनेल का कि क्या पाकिस्तान को बेचने का अमल शुरू हो चुका है, ये वार्निंग जारी की है हसन जफर साहब आजकल बहुत ज्यादा खबरों में। और उनकी खबरों में होने की वजह यह है कि वो बहुत माहिर हैं, वो नब्ज शनास हैं, लेकिन पाकिस्तान को इन किस्म के बंदों से कोई सरोकार नहीं है। यहाँ पे साका बल्दे डाका वो वहां यहाँ पे मौजूद है, उन तार के लोनों से हम दवा लेते हैं। ये कहते हैं, अब जरा गौर करना है, चीन के कमर्शियल बैंकों से, चीन की हुकूमत से नहीं, चीन की हुकूमत की गारंटी शामिल है लेकिन चीन की हुकूमत से नहीं, कमर्शियल बैंकों से जो पाकिस्तान का कर्जा है वो 28.1 अरब डॉलर्स हो गया है। ये जो आधा बजट सूद पे जाता है ये सारा सूदी कर्जा है और बड़ी रेशो है, 6%, 5%, 28.1 अरब डॉलर्स। और फिर इसमें मजे की बात क्या है? इसमें मजे की बात यह है कि ये रोल ओवर नहीं हो सकता। अगर रोल ओवर होगा, पहली बात यह हसन जफर साहब कहते हैं कि हो नहीं सकता, कमर्शियल बैंक से अगर रोल ओवर होता है तो इसकी शर्त होती है सूद की रेशो बढ़ाना। ये कमर्शियल बैंकों से ये ले चुके हैं। अब ये वाकया हुआ श्रीलंका में, और श्रीलंका में उनकी एक पोर्ट थी बड़ी मशहूर बंदरगाह, वो उसका इंतजाम संभाल लिया चीन ने। यानी अप्रोक्सीमेटली कहा जाता है कि 67 अरब जो है वो 67 अरब डॉलर्स वो लग चुके हैं सी पैक पे। सी पैक पे किधर लग चुके हैं? कोई ऑरेंज ट्रेन पे लग चुके हैं, कोई कहां जा चुके हैं, कोई मेट्रोस पे उड़ गए हैं। और ये 28.1 अरब डॉलर कमर्शियल बैंकों के। तो क्या पाकिस्तान को अब एयरपोर्ट या गवादर के बारे में कहा जाता है कि वो चीन को दे दी जाएगी या दे दी जाए? सैंडेक है या रेकोडेक है, या जिस तरह इन्होंने बोली लगाई हुई है एयरपोर्टों पे DHA नहीं देंगे, या ये अपनी कोई आप कहें कि जाती उमरा दे दें, बिलावल हाउस दे दें, कोई एक लाहौर वाला, कराची वाला, वो नहीं देंगे तो पाकिस्तान की चीजें देंगे जो लोगों की हैं। तो ये हसन जफर साहब कहते हैं कि ये पहले श्रीलंका के साथ हुआ है, तो अब पाकिस्तान के साथ भी हो सकता है कि चाइना किसी भी वक्त डिमांड कर सकता है किसी चीज की, शायद रेशम की। और वैसे भी पाकिस्तान के आपके सामने कोई ढकी छुपी बात नहीं है, 10 अरब डॉलर्स में जो है ना वो PIA दे दी गई, जहाज दे दिए गए। उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो 14 अरब डॉलर की थी, उसके जो स्पेयर पार्ट्स थे वो 9 अरब डॉलर के थे, 36 जहाज इसके अलावा थे। लेकिन वो चूंकि लोगों का इदारा था, ओने पोने जो है ना वो बेच दिया गया। पाकिस्तान का ब्रांड था, पाकिस्तान का नाम था, रूट्स बेच दिए गए। तो बहरहाल अब ये हसन जफर साहब खबरदार कर रहे हैं कि मैं जो है ना उधार की पीते थे ना, उसने एक दिन रंग तो लाना था और रंग तो लाएगी। ये जो उधार की ये पी रहे हैं और खा रहे हैं, यानी पर मिनट कर्जा चढ़ रहा है पाकिस्तान पे, पर मिनट। आप बेच कुछ नहीं रहे, आप पैदा कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आप अखराजात इतने ज्यादा कर रहे हैं, इतने ज्यादा अखराजात कर रहे हैं कि अल-अमान अल-हफीज। हम चलते हैं खबरनामे की अगली खबर पे, और खबर ये है कि जो कांग्रेस है वो कॉकरोच जनता पार्टी के साथ शामिल हो गई है। मोदी के घर की
सामने धरना दिया गया है, रहायश गाह के सामने। वहां पे प्रियंका जो गांधी हैं, अगर मैंने नाम ठीक लिया है, और राहुल गांधी, ये राजीव गांधी का बेटा और बेटी हैं, इनको सुना है कि गिरफ्तार भी किया गया है और फिर इनकी रिहाई भी अमल में आई है। और जो स्टूडेंट्स जो है वो जख्मी हुए थे, असल में ये मामला चला पेपर के लीक होने से कि जी पेपर लीक हुए, ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि दोबारा इम्तिहान लिया जाएगा। इसमें कहा जा रहा है 10 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने खुदकुशी कर ली। ये जो काकोच पार्टी है ये कहती है कि वजीर तालीम को चेंज किया जाए, वो जाहिल आदमी है। ये मुतालबा माना नहीं गया, बात बढ़ गई और बात बढ़ते बढ़ते जो है ना जहां तक पहुंच गई कि सैकड़ों बल्कि हजारों नौजवान वो रोड्स पे आ गए, जेनजी रोड्स पे आ गई और मोदी के गिर्द जो है वो घेरा तंग होने लगा। बल्कि अब बातें हो रही हैं एहतसाब की कि जितने भी इंडिया के बड़े लोग हैं, इंडिया के अमीर लोग हैं, उनका गठजोड़ है नरेंद्र मोदी के साथ। और नरेंद्र मोदी जो है वो उन्हें स्पेशल सब्सिडीज देते हैं या स्पेशल पैकेजेस देते हैं। जो आरएसएस के स्पॉन्सर्स हैं और जो बीजेपी के स्पॉन्सर्स हैं, तो अब बात जो है वो एहतसाब पर जो है वो पहुंच गई है। और जो मोदी की गवर्नमेंट है, फर्स्ट टाइम उसको जान के लाले पड़ रहे हैं कि वो अपने 5 साल पूरे कर पाती है या नहीं कर पाती। क्योंकि बाकी जमातें, आपको पता है सियासी जमातों का ये काम होता है, वो हवा का रुख देखती हैं और उसके तहत जो है वो चलती हैं। बहरहाल ये बात अब एहतसाब तक पहुंच गई है। ये जो मैंने आपको बताया कि अयूब खान के बारे में कहा जाता है डॉलर्स मिले, सीटो और सेंटो रूस के खिलाफ पाकिस्तान मुआहदों में गया। फिर याया पे आए तो याया ने राब्ता कराया था चाइना और अमेरिका का, बड़ा यानी खामोशी से और बड़े खुफिया तरीके से। डॉक्टर हेनरी किसिंजर जो है वो पाकिस्तान से चीन गए थे, राब्ता हुआ था अमेरिका और चाइना का। उसके बाद जिया साहब की मशहूर मारूफ जहाद जो लेबल लगा हुआ था, अफगान और रशिया, बड़े डॉलर्स आए, यानी इतने डॉलर्स आए कि जब जिया साहब को डॉलर्स की पेशकश हुई तो जिया साहब ने उनको पीनट कहा था, मूंगफली की, ये तो थोड़े हैं, ज्यादा दे, फिर ज्यादा मिले। फिर आ गए मुशर्रफ साहब ने जो है ना वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, तकरीबन 70 से 80 हजार पाकिस्तानी उन्होंने मरवा दिया। आफिया सिद्दीकी उन्होंने बेच दी। मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ अफगान सफीर पूरे का पूरा बेच दिया गया। इसके अलावा पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको अरबों डॉलर्स का धचका लगा, लेकिन उसके मुकाबले में कहते हैं कि जनरल मुशर्रफ को भी तकरीबन 30 अरब डॉलर जो है वो मिले। पाकिस्तान में कुछ स्टेबिलिटी भी आई। स्टेबिलिटी से मुराद है मुआशी हालात, मीडिया आ गया, फिर ये जो आपकी कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं ये आ गए। बहरहाल ये ताना दिया जाता था जो मौजूदा हाइब्रिड रजीम है, खासकर जनरल आसिम मुनीर और उनके जो टाउट हैं जो जाहिर है उनके लेले हैं, कि इनको कुछ भी नहीं मिला। इन्होंने इतने जहाज उड़ाए, बच्चे इतने कागजों वाले जहाज नहीं उड़ाते जो इन्होंने वॉशिंगटन, तेहरान और कभी चीन, कभी वन व्हीलिंग की, कभी एक पहिए पे जहाज चलाया, करतब दिखाया सहाफियों को, गरम गुलाब जामुन और गरम रसगुल्ले, इस्लामाबाद में बड़ी डिशें, यानी इतना खर्चा इन्होंने कर दिया, इनको कुछ भी ना मिला। ये पहले तो मुंह में दही जमा के बैठे रहे कि अमेरिका को हम पे रहम आएगा और अमेरिका कहेगा कि हमारे लिए इतनी जो है ना जलालत का ये सामना कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ डाला जाए। बहरहाल अमरीकी हैं, जरूरत के वक्त वो गधे को बाप और बाप को गधा कहते हैं। तो अब बराह रास्त इन्होंने मुतालबा कर डाला है, कशकोल लहरा दिया है कि हमें 10 अरब डॉलर्स दिए जाएं। और फिर मैंने आपको बताया कि ये हमें बेचते हैं। अपनी माली मुश्किलात का इन्होंने जिक्र किया है। 25 करोड़ आबादी है, गुर्बत आ रही है, हमने कर्जे वापस करने हैं, अदायगियां करनी हैं, और जो है ना वो यहाँ पे तालीम, यहाँ पे हस्पताल, लेकिन 10 अरब डॉलर्स आप हमें 5 साल के लिए दें ताकि
हम उनको स्टेट बैंक में रखें। मेरे बहुत सारे नाज़रीन शायद इस धंधे से वाकिफ न हो कि आपके जब रिजर्व्स पड़े होते हैं ना, फिर आपको कर्जे खुल के मिलते हैं। दूसरे ममालिक भी उन रिजर्व्स पे जो है ना वो आपको कर्जे देते हैं। अब इनका प्रोग्राम ये है कि अमेरिका हमें 10 अरब डॉलर्स दे। जवाब अभी नहीं आया, रद्द अमल नहीं आया। इन्होंने सारा कुछ पेश कर दिया है, सीवी पेश कर दिया, कशकोल पेश कर दिया है कि पहले चीन के पड़े हैं कुछ उधार के, इसके अलावा सऊदीया के पड़े हैं। ये अगर 10 अरब डॉलर्स मिल जाए तो उनके साइज में इजाफा हो जाएगा, डॉलर की कीमत कंट्रोल में रहेगी। यानी ये हसन जफर जैसे लोग कह रहे हैं कि अगर आजाद छोड़ा जाए ना इसको, डॉलर को मार्केट रेट पे, तो ये 400 भी क्रॉस कर जाएगा। 400 इसको मसनूई तरीके से रोका हुआ है। तो ये चाहते हैं कि हमारे रिजर्व में खातिर खा इजाफा हो, चाहे वो उधार का ही हो। बहरहाल जर्नैलों ने, क्योंकि जर्नैल रजीम है, आपको पता है, ये तो शहबाज शरीफ, वो सईद बलोच जो है ना हमारे दोस्त है सहाफी, दिन में 3-4 वीलॉग करते हैं, वो कहते हैं कि रात को सोने से पहले, ख्वाबगाह में जाने से पहले शहबाज शरीफ सारे स्टाफ से पूछते हैं कि कोई ऐसा हुक्म जो रावलपिंडी से आया हो या GHQ से आया हो और हमने उस पर अमल ना किया हो। मैं कोई भूल तो नहीं रहा, मैं कुछ भूल तो नहीं रहा कि उन्होंने कोई ट्रांसफर कही हो, उन्होंने कोई तरक्की कही हो, किसी को बैज लगाने और हमने न किया हो। जब सारा स्टाफ कहता है कि नहीं सर उन्होंने जो जो कहा था वो हमने सारा कर दिया है, तब वो ख्वाबगाह में जाते हैं। तो रजीम तो नहीं किया है, यही लाए। आपको पता है 8 फरवरी 2024, हर किसी को पता है इलेक्शन जहां पे किस तरह हुए, शहबाज शरीफ को किस तरह लाया गया, मुख्यमंत्री को किस तरह लाया गया, अब वही चला रहे हैं। शहबाज शरीफ किसी दौर में कहते थे कि जो इमरान खान को हमायत हासिल है मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की, उसकी 30% अगर हमें हासिल होती तो पाकिस्तान रॉकेट की तरह तरक्की करता। मैं कसम उठा के कहता हूं कि इमरान खान को पाकिस्तानी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की जो थी हमायत वो हासिल नहीं थी। यानी 2019 में ये हुकूमत गिराने पे लग गए थे। 18 में हुकूमत आई, 19 में फैज और बादल शुरू हो गए थे, क्योंकि उन्होंने इमरान का मिजाज पढ़ लिया था, इमरान को देख लिया था कि ये तो चाबी वाला खिलौना नहीं है, ये जब भी बात करता है पाकिस्तान की बात करता है, ये जब भी बात करता है पाकिस्तान के लोगों की बात करता है, ये जब भी बात करता है ये खुद मुख्तारी की बात करता है, ये कहता है ड्रोन हमले नहीं होंगे, हम ड्रोन गिरा देंगे। तो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट इमरान, तो ये तो बैठे मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की गोद में, इनको लाए वही है, इनके बाप वही है, 40 साल से वही ला रहे हैं। एक दफा 2/3 अक्सरियत भी दिलवाई। बहरहाल अब जर्नैलों ने तमाम पर्दे बरतरफ करके या साइड पे रख के अमेरिका से डायरेक्ट जो है वो पैसे मांग लिए। वही जो हमारी एंड पे होती है, जो हमारा मसला है पहले दिन से, डॉलर्स डॉलर्स और फिर डॉलर्स इन्होंने मांग लिए हैं, और 10 अरब यानी मुंह खोल के मांगे हैं। यानी बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, मुंह खोल के मांगे हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि जिनके सूबे में सड़कें टूटी हुई हैं और जिनके सूबे में करप्शन है वो आजाद कश्मीर को क्या देंगे, ये कहना है सदरेनी बुडीना। और ये जो मूली कुत्ते हैं, जो कौम को फे समझते हैं, जो कौम को चे समझते हैं, वो फिर लड़ पड़े हैं। ये मूली कुत्ते 45 साल से इन्होंने ये काम किया है कौम के साथ, लेकिन इनको ये नहीं पता कि पुलों के नीचे बहुत सारा पानी गुजर चुका है। इनको ये नहीं पता कि अडयाला जेल वाला जो आय सर्जन है उसने कौम की दूर की और नजदीक की आंख ठीक कर दी है, ऑपरेशन कर दिया है। अब कौम को नजर आता है, साफ नजर आता है कि तुम लोग कुत्ते हो, तुम लोग बूली हो, तुम लोग मफादात के वक्त तुम सारे अंदर से एक हो। ये ऊपर ऊपर से अब कश्मीर का इलेक्शन आया हुआ है तो मुख्यमंत्री उस पर बरस रही है, जिसने 11 अरब का जहाज लिया उनको सड़कों का ताना दे रही है और वो इन पे बरस रहे हैं। तो ये चक्कर वो आजाद कश्मीर, और दोनों वो देख रहे हैं GHQ की तरफ कि जी हमें दे दें और कोका कोला पिला दे। कल तो वो कह रहा था वो गटर
وہ 3 दफा का वजीर आजम कि मुझे कश्मीर का वजीर आजम बना दे, अगर पाकिस्तान का नहीं बनाना तो कश्मीर का मुझे वजीर आजम बना दे। यहाँ पे मैं जो है ना, वो कहते हैं कि शाहजहां को कैद कर रखा था ना औरंगजेब आलमगीर ने, तो एक दिन मुलाकात पे शाहजहां ने कहा कि चंद बच्चे मुझे दे दिए जाएं ताकि मैं उनको पढ़ाया करूं, मेरा वक्त गुजर जाएगा, क्योंकि काफी हाईली क्वालिफाइड समझा जाता था शाहजहां को। तो आलमगीर ने कहा था कि यहां भी तुम बादशाहत करना चाहते हो ना, कि तुम्हें बच्चे दिए जाएं और तुम उनको पढ़ाओ, यहां भी खड़पैंची। तो ये कहता है कि कश्मीर का वजीर आजम बना दिया जाए या लाहौर को डिक्लेयर कर दिया जाए, ये कोई मुश्किल है? आईनी तरमीम करें, यानी जो अरकान असम्बली हैं उनके बच्चे उठा लें, उनको खुद उठा लें। अब तो ये न्यू नॉर्मल है ना, अब तो ये न्यू नॉर्मल है। मुझे जो भी बंदा, आप मर्दानगी का या गैरत का अंदाजा करे, मेरे जो भी हमदर्द है ना, वो मुझे यही कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम ठीक है, तुम कहते हो कि जी तुम्हारे साथ जो भी हो तुम तैयार हो, तुम फैमिली का ख्याल करो। मेरी फैमिली का क्या कसूर है? ये सारा कुछ तो मैं करता हूं, मैं बोलता हूं, उनका क्या कसूर है? लेकिन ये अपनी वो दिखा चुके हैं, खसलत दिखा चुके हैं, तो तरमीम कर दें, लाहौर को डिक्लेयर कर दें, लाहौर का वजीर आजम बना दें। इस वक्त जो मर्जियत चाहे वो करें, उनके जो है ना वो अख्तियार में है। अब जर्नैल जो है वो पाकिस्तानी नौकर है, ये तो पहले दिन से एस्टेब्लिश है, लेकिन फिर किसने याद कराया है? जावेद हाशमी। जावेद हाशमी बीमार हैं, 79 के हैं, लेकिन बहुत सारे जवानों से, ये जो पाकिस्तान की नाम निहाद जेन जी है, ये जो नाम निहाद नौजवान हैं, ये जो नाम निहाद मर्दाना कमजोरी का शिकार हैं और दीवारें भरी हुई हैं, कम चंगे करो तो मर्दाना कमजोरी नहीं थी नहीं। बहरहाल ये जावेद हाशमी कहते हैं कि कैद आजम ने क्वेटा स्टाफ कॉलेज में तकरीर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जर्नैल पाकिस्तानी अवाम के नौकर हैं। तो फिर कैद आजम 1948 में फौत भी हो गए ना, इसमें कोई शक नहीं है, वो बीमार थे। लेकिन जावेद हाशमी क्या सवाल पूछते हैं? इसके बाद उन्हें ज़ियारत भेज दिया गया। ये प्रॉब्लम है, दुनिया से कट ऑफ करके वहां उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया। ये जावेद हाशमी कह रहे हैं। वो कौन सा हकीम था, कौन सा अस्पताल था? अगर था तो कैद आजम के अलावा ज़ियारत की 4000 साल तारीख में कोई एक मरीज ही बता दे। सवाल तो है कि क्यों ज़ियारत, क्यों कराची दारुल हुकूमत को छोड़ के ज़ियारत क्यों? पिंडी क्यों नहीं? चले इस्लामाबाद नहीं था, दूसरा कोई शहर क्यों नहीं? कट ऑफ करके ना कोई मिले। इमरान खान देखे ना, न तस्वीर, न ऑडियो, न वीडियो इस दौर में। तो उस दौर में क्या होगा? कोई पैगाम न पहुंचे। फातिमा जिन्ना 14 अगस्त पे पैगाम देना चाहती थी, फातिमा जिन्ना, उनको रोक दिया गया कि नहीं देना, अभी इमरान को नहीं मिलने देते। वही बुक है, वही काकूल एकेडमी के सबक हैं, वही जो बार बार दोहराए जाते हैं। कैद आजम को कट ऑफ कर दिया गया, न कोई तस्वीर देखे, न कोई जुबान सुने, न रेडियो पे कोई बात करें, क्योंकि बातें तो वो पहले कर चुके थे। अयूब खान को पहले वो धुतकार चुके थे, अयूब खान को वो साथ खड़ा नहीं करते थे। पत्नी अयूब खान से बदबू आती थी, मेरा ख्याल है। एक जगह पे कोशिश की गई तो उन्होंने कहा हटाओ इसको, अयूब खान को मेरे साथ से। वो इनको समझ गए थे, क्योंकि वो खुद अंग्रेजी बूदबाश वाले थे, अंग्रेजों के साथ उन्होंने वक्त गुजारा था। शायद वो ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ गए थे कि चक्कर क्या है असल में। बहरहाल उनको कट ऑफ कर दिया गया। मुताला पाकिस्तान में जो तुमने पढ़ाया है वो सब झूठ है। जावेद हाशमी, पाकिस्तान में गद्दार वो है जो वोट की ताकत को नहीं मानता, सिंपल गद्दार है। आइन कहता है, मैं तो नहीं कहता, आइन कहता है रिजल्ट तब्दील करना, इलेक्शन छीनना, इलेक्शन बेचना, आर्टिकल 6 है, आइन में है। जर्नैलो, तुम किस हक से हुक्मरानी कर रहे हो? किस हक से? बताएं ना, कोई किताब बताएं, कोई आइन बताएं, आइन की कोई शिक बताएं, कुरान बताएं, कुरान बताएं।
حدیث بتائیں، جب مولانا اسحاق صاحب کو سن لیں وہ کیا کہتے ہیں جبر پہ، زبردستی کی حکومت پہ وہ کیا کہتے ہیں سن لیں مولانا اسحاق صاحب کو، ڈاکٹر اسرار صاحب کو سن لیں، سید ابو العلا مودودی کو سن لیں، وہ کیا کہتے ہیں ملوکیت پہ، کاٹ کھانے والی ملوکیت۔ پاکستان میں ملوکیت نہیں ہے تو کیا ہے؟ ملوکیت ہے، نہ کسی کا حق ہے نہ جمہوریت ہے، کچھ بھی نہیں ہے جی۔ تمہاری حیثیت قائد اعظم نے طے کر دی تھی، اب اس کی پاسداری کرو، یہ کہہ رہے ہیں جو ہے نا وہ جاوید ہاشمی کہ قائد اعظم نے جو مالک تھا، جو فاؤنڈر تھا، جو بابا تھا، جو بابا قوم تھا، اس نے بتا دیا تھا تمہاری حیثیت کیا ہے، سب کو بتا دی تھی، بیوروکریٹس کو بھی بتا دی تھی۔ ہم دو خبریں اور شامل کرتے ہیں اور دونوں جو ہے وہ دلچسپ خبریں ہیں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ کرنل گریسی، یہ کون تھے؟ 1912 اپریل، ٹائٹینک کے مسافر تھے یہ، اور انہوں نے حادثے سے 4 روز قبل جو ہے خط لکھا اور وہ خط مل گیا ہے۔ برطانیہ نے اس کی قیمت لگائی ہے $47,000، $47,000 کا وہ خط نیلام کیا جائے گا۔ کرنل گریسی، اور انہوں نے خط میں لکھا ہے کہ اتنا زبردست جہاز میں نے نہیں دیکھا، سفر بڑا زبردست ہے، لیکن میں مکمل اس کا تعارف سفر کے اختتام پہ کروں گا، اور 4 دن بعد حادثہ ہو گیا۔ کرنل گریسی۔ سلیمان خان شدید اعصابی مسائل کا شکار ہیں، یہ ریویل ہوا ہے، بڑے مشہور اداکار ہیں، کروڑ پتی نہیں بلکہ ارب پتی ہیں، بڑا نام کمایا، بڑے پیسے کمائے، ابھی تک شادی نہیں کی۔ انڈین اداکار کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو ہنسنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، جب وہ ہنسیں ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور اگر ان کے چہرے پر ہاتھ لگایا جائے تو بھی انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، یہ وجہ ہو سکتی ہے شادی نہ کرنے کی۔ بہرحال یہ انکشاف ہوا ہے۔ آخری مدعا یہ ہے کہ ایسی فیلڈنگ سیٹ کی جا رہی ہے، ایسا ٹچا جج بنا ہے، ایسا ٹچا، یعنی نون لیگ نے اپنے گھر کے نوکر، گھر کے، پنجاب جو لاہور ہائی کورٹ جس کو کسی دور میں لوہار ہائی کورٹ کہا جاتا تھا، ابھی کہا جاتا ہے، بالکل پیک کر دی ہے، پیک۔ اور اس دفعہ پیپلز پارٹی کا ایک جج بھی نہیں لگایا گیا۔ اس ملک کا اندازہ کریں کہ جس ملک میں حزب اقتدار یا حکمران پارٹی اپنے جج لگائے، اپنے جج، آپ اندازہ کریں اس ملک کا مستقبل کیا ہے۔ شاہ رخ ارجمن، کورٹ رپورٹر کہتے ہیں کہ اس کی جو اہلیت ہے نا جج ہونے کی، وہ پہلے بھی مشکوک تھی۔ عمران خان کو یہ 15 سال کی سزا دیتا ہے اڈیالہ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج شاہ رخ ارجمن، جو عمران خان کے خلاف پروسیکیوٹر ہوتا ہے اڈیالہ جیل میں، وہ جج لاہور ہائی کورٹ کا۔ یعنی 10 سالہ جو پلان ہے یا انگوٹھے باندھنے تک جو پلان ہے فیلڈ مارشل صاحب کا، وہ ان ایکشن ہے۔ اتنا خوف ہے کہ کل کو عمران خان باہر آ جاتا ہے، پتہ تو نہیں چلتا نا یہاں پہ، پرسوں باہر آ جاتا ہے اور طاقت میں آ جاتا ہے، ساری فیلڈنگ سیٹ۔ خوف کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ نے صرف سنا ہے نا خوف، یہ آپ نفسیات کی کتاب میں پڑھیں نا کہ خوف کیا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خوف کتنی قسموں کا ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے، اور خوف کیا کیا کرتا ہے، کیا کیا کرتا ہے۔ وہ بڑا خوبصورت شعر ہے نا، میرے ذہن میں نہیں آ رہا، نیند رات بھر کیوں نہیں آتی، کہ موت نے تو ایک دن آنا ہے نا، آنا نہیں ہے ساتھ پہ، نیند رات بھر کیوں نہیں آتی، نیند خوف کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ آنکھیں بند کریں، قبر کا تصور کریں، ہر کسی کی منزل ہے، چاہے جو بھی مذہب ہے آپ کا۔ پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی،
اب کسی بات پہ نہیں آتی، اب ہنسی نہیں آتی، پہلے آتی تھی۔ نیند رات بھر کیوں نہیں آتی؟ یہ خوف، اور پھر جو کچھ کر دیا گیا کسی نے نہیں کیا۔ چلائے نا ادھر فوج گولی چلائے، کاکروچ جنتا پارٹی پہ چلائے نا لڑکوں پہ گولی، لے سر کے نشانے۔ ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، ان کے پاس گولیاں نہیں ہیں، ان کے پاس بندوقیں نہیں ہیں، ان کا بجٹ نہیں ہے، انہیں فائر کرنا نہیں آتا۔ سنیں، چھوٹے مارے چھوٹے، حکومتیں مارتی ہیں چھوٹے، چاہے کوئی بھی حکومت ہو، لا اینڈ آرڈر مینٹین رکھو۔ اور لڑکے کھڑے ہیں آگے، چھوٹے لگ رہے ہیں، لڑکے ڈٹ کے ویڈیوز آپ دیکھیں، وہ کھڑے ہیں، ان کو چھوٹے لگ رہے ہیں، لگتے رہے۔ اسی طرح بنگلہ دیش میں ہوا تھا، 4-5 پولیس والے ایک لڑکے کو چھوٹے مارے ہیں، وہ کھا رہے ہیں چھوٹے، تو ٹھیک ہے۔ شری لنکا میں اسی طرح ہوا تھا، وہ چھوٹے مارے ہیں، لڑکے کھا رہے ہیں۔ اب یہ کاکروچ والے بھی یہی کر رہے ہیں۔ تو جو کچھ کر دیا گیا ہے نا، نیند رات بھر کیوں نہیں آتی؟ کبھی ڈی چوک آنکھیں بند کریں، کبھی مرید کے آنکھیں بند کریں، کبھی 9 مئی آنکھیں بند کریں، کبھی ضلع شاہ آنکھیں بند کریں، کبھی عرش شریف آنکھیں بند کریں۔ ظاہر ہے یہ بڑی لیتھل چیز ہے، خوف، فیئر۔ ابھی خوف دیکھا کہاں انہوں نے؟ ابھی انہوں نے خوف زدہ کیا ہے لوگوں کو، دیکھے ہی نہیں ابھی تو خدا سے زیادہ جو خوف ہے جنرل کو، وہ عمران خان کا ہے۔ جج بھرے جا رہے ہیں عدالتوں میں، کچھ بھی نہ کر، وزیر اعظم بھی بن جائے تو کچھ نہ کر سکے۔ صحت کارڈ جاری کرے، آئینی عدالت روک دے، کوئی سڑک جاری کرے، لاہور ہائی کورٹ روک دے، کوئی اور آرڈر دے، اسلام آباد ہائی کورٹ روک دے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا، یعنی ہم خیال، یہ ذاتی نوکر جج، ذاتی نوکر، چوڑے چماٹ، گھر کے نوکر، وہ جج بنائے جا رہے ہیں۔ آدم نذیر تارڑ جو دھندا گروپ ہے قانون کا، احسن بھون، یعنی آپ اندازہ کریں خوف کا کہ پیپلز پارٹی کا ایک جج نہیں لگایا گیا، پیپلز پارٹی کا، صرف منی کے ابا اور نون لیگ، کیونکہ پارٹنر ان کرائم میں پتہ ہے کیا کچھ کر دی ہے، کیا کچھ کر رہے ہیں، آگے کیا کرنا ہے۔ اتنا خوف، اور اگر اتنا خوف خدا کا آ جاتا، حضرت عمر وہ گلی سے ایک تن کو اٹھا کر کہتے کہ کاش عمر تیری ماں نے تجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ واقعی ہم فائدے میں رہتے نا، اگر ہماری ماں نے ہمیں نہ جنا ہوتا تو ہم فائدے میں رہتے، فائدے میں، نہ دنیا میں آتے، نہ یہ گناہ، یہ ثواب، یہ کمائی، یہ بیوی، یہ بچے، یہ آزمائشیں نہ ہوتی۔ اگر یعنی جن ہی نہ ہوتا ہماری ماں نے ہمیں، یہی حضرت عمر کہتے تھے کہ تمہیں تمہاری ماں نے جن ہی نہ ہوتا، کاش، ختم۔ تو خدا کا اگر ان کو خوف ہوتا، خدا کا، یا یہ نیتشے پہ چلتے ہیں اس کی تھیوری پہ کہ گاڈ از ڈیڈ، میں کئی دفعہ اظہار کر چکا ہوں، خدا مر چکا ہے، استغفر اللہ، خدا بوڑھا ہو گیا ہے، استغفر اللہ، خدا کو سنائی نہیں دیتا، استغفر اللہ، خدا کو دکھائی نہیں دیتا، استغفر اللہ، خدا ظالموں کی پکڑ نہیں کرے گا، استغفر اللہ، اس کو خوف نہیں ہے۔ لیکن عمران خان کے خوف سے، تھوک کے حساب سے جج برتی کیے جا رہے ہیں۔ لیکن پھر آپ کو پتہ ہے ایک منصوبہ انسان بناتا ہے، ایک منصوبہ وہ بناتے ہیں، اور وہ آدم سے لے کر حشر تک بہترین تدبیر کرنے والے ہیں، بہترین۔ وہ پھر نمرود کی ناک میں مچھر گھساتے ہیں، وہ پھر فرعون کو غلط فہمی میں ڈال دیتے ہیں کہ جس طرح موسیٰ گزر گئے میں بھی گزر جاؤں گا۔ وہ پھر شداد کے ذہن میں خلل پیدا کر دیتے ہیں کہ تم اپنی جنت بنا لو۔ انہوں نے بھی بنا لی ہے، دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔